तो प्रदेश में जगह जगह खस्ता हाल सड़कें आजकल देखने को मिल रही हैं और सिर्फ विपक्ष ही नहीं, आम जनता भी अपने अपने अंदाज में विरोध कर रही है। कहीं गड्ढों में भाजपा का झंडा लगाकर विरोध किया जा रहा है, तो वहीं इन्हीं तस्वीरों को विपक्ष सोशल मीडिया पर अपलोड कर किरकिरी जो है वो सरकार की कर रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ राजेश बिजी भाजपा प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, प्रमोद कपरवाण शास्त्री जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, दीपक रावत जी यूकेडी प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले राजेश बिज जी आपके पास आऊंगी। आप कहते हैं सड़कों को जल्द खोल दिया जाएगा, मुख्यमंत्री सख्त हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं पहाड़ से लेकर मैदान तक, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए दिव्या जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जरूर इस प्रकार की जो आपदा इस समय 2024 में प्रदेश के अंदर आई है, इससे पहले ये आपदा 2013 में देखने को मिली थी और इससे गंभीर जो उस समय के हालात थे, कुछ ऐसे ही मिलते जुलते हालात इस समय प्रदेश में भी हो रखे हैं। लेकिन एक समय वो था जब कांग्रेस का शासन इस प्रदेश के अंदर था और लोगों को उम्मीद हुआ करती थी कि जो नारायण दत्त तिवारी जी के समय पे पहली चुनी हुई सरकार कांग्रेस पे भरोसा करके लोगों ने 12 से 17 में इनको दूसरा मौका दिया, उस मौके पे ये खरे बिल्कुल भी नहीं उतरे थे और आलोचनाओं का सामना करने के साथ साथ इन्हें 2 बारी सत्ता से बाहर रहना पड़ा। और ये इस समय बौखलाहट और केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव, नगर निकाय में होने वाले चुनाव, उन सबको देखते हुए ये सिर्फ इनका एक स्टंट है और इस स्टंट को जनता बहुत पुराने समय से पहचानती है। ये दाव पेच जो ये कांग्रेस पार्टी खेलती भी आई है वो बहुत नए नहीं है, वो पुराने हैं। और जो गड्ढों पे ये आज गड्ढा युक्त और गड्ढा मुक्त की बात कर रहे हैं, इनको ये समझ आना चाहिए कि इस समय बरसात के समय में किसी काम को करने की एक प्रणाली है और ये हमेशा से किसी भी कार्य की प्रणाली को ध्वस्त करते हुए आए हैं। इनको मैं बताना चाहूंगा कि इस समय जब प्रदेश के अंदर किसी भी सड़क के टेंडर होते हैं तो वो बिल्कुल न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, कोई भी व्यक्ति आके उस पर ठेके ले सकता है। ये कांग्रेस का शासन नहीं है कि उस समय किसी को भी अपने नजदीकी व्यक्ति को वहां सीएम हाउस के अंदर बैठा के टेंडर दे दिए जाते थे। तो ये वो दौर है, तो ट्रांसपेरेंसी का दौर है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश उत्तराखंड इस समय है। और जो एक काम सड़कों के जहां तक है, थोड़ा समय जरूर लगता है। इन सब चीजों को कांग्रेस समझते हुए भी अगर ये नाटक कर रही है तो इनको ये मैं बता दूं इनकी जानकारी के लिए कि समस्या कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस की विचारधारा के अंदर है। और अब उत्तराखंड के लोगों को इस बात की बहुत समझ हो गई है। वो जानते हैं कि कांग्रेस ये ड्रामा चुनाव को देखते हुए खेल रही है, तो इसका इन्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जो ग्रामीण लोग जहाँ पे परेशानी आ रही है, वहां पे इस समय हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी के साथ मानव सहायता के लिए लगना चाहिए, न कि ये स्टंट और ये ड्रामेबाजी करनी चाहिए। तो ये ड्रामे इनके किसी काम के नहीं है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर लगातार कार्य कर रहे हैं, 2 दिन का अल्टीमेटम प्रत्येक विभाग को, प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को दिया है कि वो त्वरित से त्वरित आपदा में लोगों तक किसी भी तरह की राहत सामग्री पहुंचाए, लोगों तक अपनी उपस्थिति दे, उनके नुकसान का आकलन लगाए। उसके बाद भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो सीधे मुख्यमंत्री से बात करने की आजादी है। बीच में किसी तरह के कोई दलाल नहीं है, बीच में किसी तरह के कोई मीडिएटर नहीं है। सीधे हिसाब से अधिकारी सीधे तौर पे मिलने के बाद अपने काम करवा रहे हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि ये जो काम है थोड़ा समय जरूर लग रहा है। ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को अच्छी और व्यवस्थित चीज मिलेगी, जिससे लोगों को राहत आएगी जल्दी। इससे शोर शराबे से कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल राजेश जी, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस उन फोटोज को शेयर कर रही है जो जनता सोशल मीडिया पर कर रही है। ये जनता ने गड्ढों पर भाजपा के झंडे लगा रखे हैं, ये कांग्रेस सिर्फ उसे शेयर कर रही है और उसे मुद्दा बनाकर विरोध कर रही है। मैं आपके पास आऊंगे प्रमोद शास्त्री जी, भाजपा पर सवाल, लेकिन फिर आपका कार्यकाल गिना दिया जाता है। कम से कम यहाँ कुछ हो तो रहा, आपके टाइम पे तो कुछ भी नहीं हुआ। दिव्या दर्शनी जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री से लेकर के इनका जो मंडल का अध्यक्ष है, एक और इनका जो शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और जो इनका मंडल पन्ना प्रमुख तक है, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की जो चालीसा ये पढ़ने का काम करते हैं। और ये डरे हुए हैं बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से ये डरे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने देख लिया कि भाई जो है पूरे जो है प्रधानमंत्री जी ने 10 साल लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने का, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जुमलेबाजों से।
प्रदेश की स्थिति तो इनकी ये है कि भाई आप देख ही रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है और कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। इनका मुकेश बोरा जो इनका मंत्री है वो कितने दिन हो गए उसको जो है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हुए, आज तक वो पकड़ा नहीं गया। आज बल्कि वो नेपाल भागने की फिराक में था। इन्हीं के अधिकारी उसको बचाने के लिए तैयार हैं। तो सड़क ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से विफल है और भारतीय जनता पार्टी इस समय डरी हुई है। इनसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये जरूर पूछा करो कि आखिर इतना भारी भरकम आपको जो है जनादेश 2014 में मिला, उसके बाद में फिर आपको 19 में मिला और अब आप फिर जो है आपको मिला हुआ है। तो ये क्या झूठ बोलने के लिए, ये कांग्रेस चालीसा पढ़ने के लिए आपको ये जनादेश मिला है। ये जो सड़कें टूटी हुई हैं क्या यह झूठी है या इनको दिखता कम है या ये इनको जो है इनको ठीक से चश्मा लगवाओ, जिससे कि जनता ने इनको चुना है। इसलिए चुना है, इसलिए नहीं चुना है कि आप कांग्रेस में नेहरू से लेकर के और आज प्रमोद कपरवाण तक को तुम आप कोसने का काम करो, इसलिए इनको चुना नहीं है। इनको इसलिए चुना है कि देश के अंदर अच्छा काम हो, प्रदेश के अंदर अच्छा काम हो। और मैं भारतीय जनता पार्टी से यही कहना चाहता हूं। और ये काम कब करेंगे? ये जो है पूरे साल भर, पूरे 5 साल से ये चुनाव में व्यस्त रहते हैं। ये काम करेंगे कब? इनको गड्ढे दिखते कहां हैं? इनको गड्ढे थोड़ी दिखते हैं। इनको तो जो है ये तो इतिहास में निकालते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे भाई, कांग्रेस सत्ता में नहीं है इस समय, सत्ता में आप लोग हैं। आप लोगों की जवाबदेही है कि आप जो है लोगों को अच्छी सड़कें दे। हर 20, 30, 50 किलोमीटर पे आपने जो है सड़कों पर जो है बड़े बड़े टोल बैरियर खड़े कर रखे हैं। एक बार का जाने का 100, 125 रुपए पड़ता है और उसके बाद में जो है सड़कों की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है जी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि ये इनके भगवान इनको सद्बुद्धि दे और ये जो है अपने को देखें। ठीक है दीपक रावत जी, बीजेपी कह रही है कांग्रेस घबराई हुई है, कांग्रेस कह रही है बीजेपी घबराई हुई है। अब कौन घबराया हुआ है ये तो उपचुनाव में पता चलेगा, लेकिन जो परिस्थितियां हैं क्या ये विपक्ष ने बनाई हैं या वाकई जनता परेशान है? देखिए दिव्या दर्शनी जी, एक चीज तो स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी अब ये मानने लगी है कि 2013 की जो आपदा आई थी अपने आप को बचाने के लिए अब ये मान रहे हैं कि ये बिल्कुल उसी के बराबर है। इससे पहले तो ये मान भी नहीं रहे थे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज जब मानसून बिल्कुल जाने के कगार में है और अब समस्या उभर के आ रही है, जिसमें से एक समस्या ये है कि जो गड्ढे, मैंने आपसे पहले कहा था कि जो नाले हैं वो नदी में तब्दील हो गए हैं और जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं। अब जब धीरे धीरे वो जब पानी चले गया है तो अब जो समस्याएं हैं वो उभर के आ रही हैं, जिसमें से एक समस्या है कि जो गड्ढे जो है, जो रोड हैं वो धंस चुकी हैं। पहाड़ों की स्थिति तो इससे भी बुरी है, रोड बह चुकी है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि हमारे आपदा मंत्री कहाँ हैं इस टाइम? आपदा मंत्री इस टाइम कहाँ हैं जब प्रदेश में इस तरह की समस्याएं आ रही हैं? तो इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता दे पाएंगे कि आपदा मंत्री इस टाइम कहाँ हैं, जिनके ये आपदा विभाग जो है जिनके अंतर्गत आता है। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ढिंडोरा पीटा था और बहुत अच्छा था, ऑल वेदर रोड जी। और ऑल वेदर रोड का मतलब ये था जो 12 महीने खुली रहेगी। और इस बार की जब आपदा आई है तो ऑल वेदर रोड भी नहीं बची है, वो भी बंद रही। अब ऑल वेदर रोड, अब जो परिस्थितियां हैं, आपने ये जुमला दे तो दिया ऑल वेदर रोड का कि हम पूरा इस तरह से व्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन जो प्रकृति है वो प्रकृति ने तो आपको झूठा साबित कर दिया कि ऑल वेदर रोड यहाँ पर नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस परिस्थितियां जिस तरीके से यहाँ पर उत्पन्न होती हैं प्राकृतिक रूप से, बहुत ज्यादा बारिश होती है, उसमें ऑल वेदर या तो ये दो चीजें हो सकती हैं कि ऑल वेदर रोड की गुणवत्ता पे हम प्रश्न करें कि क्या कारण है कि ऑल वेदर रोड ऑल वेदर नहीं रही, क्योंकि जो परिस्थितियां यहाँ ऑल वेदर रोड की बताई गई जी, ये पहले से थी। ऐसा तो नहीं है कि 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है तब से अचानक से प्रकृति ने अपना रूप बदला हो या स्वरूप बदला हो या अत्यधिक बारिश होने लग गई हो या ऑल जो रोडे हैं रोडों का डामरीकरण करना हो, चौड़ीकरण करना हो या
उनको गुणवत्ता के हम प्रश्न करें, ये सारे प्रश्न आज के तो नहीं है, तो किस चीज पे प्रश्न करें? ये कहें कि जो गुणवत्ता है उस पर प्रश्न चिन्ह करना चाहिए क्योंकि ऑल वेदर रोड भी नहीं बच पाई, या ये कहें कि सिर्फ सब्जबाग दिखाया गया कि चार धाम यात्रा ऑल वेदर रोड के द्वारा की जाएगी और 24 हर मतलब साल के 12 महीने लोग जो पर्यटक है वो आ सकता है, जा सकता है। दिव्यदर्शिनी जी, एक और चीज मैं आपको ध्यान दूंगा कि ध्यान दिलाना चाहूंगा कि देखिए, लोक निर्माण विभाग के ऊपर इसका जिम्मा होता है कि जितनी भी रोडें हैं उसका निर्माण करना, उसका रखरखाव करना। और आपको जानकारी दे दूं कि केंद्र का जो NH है, नेशनल हाईवे का जो बजट है, और केंद्रीय सड़क निधि का जो बजट है, और राज्य सरकार का जो बजट है, इन तीनों को मिलाकर 1000 करोड़ रुपए मिलता है लोक निर्माण विभाग को। और 1000 करोड़ में से हर साल 300 से 350 सिर्फ इसी बात में मेंटेनेंस में खर्च हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, लोक निर्माण विभाग तो इस बात से पीड़ित है कि हमारे पास जो बजट है वो कम है, हमें बजट कम दिया जा रहा है क्योंकि जो नई सड़कों को निर्माण करना है उसके लिए बजट बच ही नहीं रहा है। हजार करोड़ में से 300-350 करोड़ तो सिर्फ मेंटेनेंस में चला जा रहा है, और 700 करोड़ में नई सड़कें बनानी है, वो बच ही नहीं पा रहा है। तो ये तो ये सारी समस्याएं कहाँ की है? ये आपदा प्रबंधन की है ना। और आपदा प्रबंधन किसके पास है? आपदा प्रबंधन मुख्यमंत्री जी के पास है। और मुख्यमंत्री जी कहाँ है? मुख्यमंत्री जी जम्मू कश्मीर है। तो ये प्रदेश, ये जो समस्या है, ये समस्या इसीलिए आ रही है, मैं पहले भी आपके डिबेट में बोल चुका हूं कि आपदा मंत्रालय किसी स्वतंत्र प्रभार किसी को देना पड़ेगा, और इसके लिए अलग से एक नीति बनानी पड़ेगी इस प्रदेश के लिए, विशेष रूप से हिमालयन राज्यों में और विशेष रूप से उत्तराखंड के संदर्भ में। लेकिन दीपक जी, जो आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री के संदर्भ में, वो समय समय पर ये हम सभी ने देखा है कि वो औचक निरीक्षण के लिए निकलते हैं और वो आपदा विभाग की समय समय पर समीक्षा लेते हैं, जाने से पहले, आने के बाद। ये न्यूज़ में हमेशा हेडलाइंस में रहता है। तो अब किस संदर्भ में बात कर रहे हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। वीरेंद्र शर्मा जी, यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं, क्या वो राजनीति है, या फिर आपको भी लगता है कि वाकई में लोग परेशान हैं, सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हकीकत है कि आजकल के जो मौसम में सड़कों में जो गड्ढे और ये जो जगह जगह सड़कें टूट रही है, गांव की सड़कें हो, चाहे हमारे नेशनल हाईवे हो, चाहे हमारे शहर के अंदर की सड़कें हो, देखिए ये मौसम इस टाइप का होता है कि जिसमें लगातार बारिश के कारण गड्ढे या सड़कों का धंसना, ज़मीन का धंस जाना, ये होते रहता है। परंतु सरकार को अपनी एक्टिवनेस दिखानी पड़ेगी, काम को सुचारू रूप से और तीव्र गति से अगर उसको करते रहेंगे, उसकी मेंटेनेंस में अगर उस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप करे कि भाई देखो, बारिशों के मौसम में बारिशें भी होगी, गर्मियों में गर्मी भी होगी, सर्दियों में सर्दी भी होगी। हम इसको आपदा नहीं बोल सकते। आपदा का मतलब होता है कि बहुत अचानक कुछ इस तरीके की कहीं पे बादल फट गया, वो एक आपदा हो गई है आपके लिए। अब बरसातों में बरसात हो रही है, उसको आप आपदा बोल रहे हैं या देवीय आपदा बोल रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। हम लोगों को ये देखना है कि इस मौसम में हमेशा पहाड़ी राज्यों में ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कतें आती है। जहाँ तक ऑल वेदर रोड की बात है, ऑल वेदर रोड अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और जहाँ जहाँ दिक्कतें हो रही है उसका कारण यही है कि अभी उसमें इतना मिट्टी में ठहराव और जमाव नहीं हुआ है, क्योंकि वो अभी नई खुदाई से बनी हुई है। अभी 1-2 बरसातें इस तरीके की झेलेगी तो फिर उसको वहाँ जहाँ पर भी देखो भाई NHI भी सड़क बना सकती है, परंतु पहाड़ के धंसने को या उसको कैसे रोक सकती है वो सब चीज़ें। लेकिन ये है कि उसकी मेंटेनेंस, उसका जो कार्य है, उसके लिए मशीनें हमेशा इस मौसम में यात्राओं को देखते हुए, हर एक सिस्टम्स को देखते कि किस रोड में कितना ट्रैफिक है, किस कारण से ट्रैफिक है, उसको कंट्रोल करने के लिए साथ साथ में विभाग को भी, NHI को भी और प्रधानमंत्री सड़क ग्राम पंचायत योजना को भी, इन तीनों को ही इसके ऊपर निगरानी हमेशा प्रदेश भर में रखनी पड़ेगी। और खासकर सरकार को भी, सरकार जहाँ जहाँ सरकार
अपनी प्रेजेंस दिखाएगी वहाँ काम जरूर होगा। हाँ, अगर सरकार न्यूट्रल बनके या मूक बनके देख रही है चीजों को तो उसमें सरकार को किरकिरी भी झेलनी पड़ेगी लोगों की, और ये होता है जो सत्ता में होता है उसको ये सब चीजें सुननी भी पड़ेगी। बिल्कुल। राजेश बिष्ट जी, आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि अभी बरसात का सीजन है, थोड़ा वक्त लगेगा सड़कों को दुरुस्त करने में, लेकिन माफ कीजिएगा सर, ऐसा हमने बहुत बार सुना है, पहाड़ी क्षेत्रों में तो ऐसा तक हुआ है कि बरसात के सीजन में शिकायत हुई और कहा गया कि हम बरसात खत्म होने पे कर देंगे, लेकिन अगली बरसात तक भी वो चीज नहीं हो पाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में पुल तक नहीं है, लोग कई बार अपने बनाए हुए पुल पर जाते हैं, लकड़ी से पुल बनाते, प्रशासन सुनता नहीं है, तो फिर इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, आपने पहले बातें सुनी थी, बिल्कुल ठीक सुनी थी, क्योंकि वो जो शासन काल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो पुरानी बातें हमने भी खूब सुनी है। यही कारण है कि उनको उठा के विपक्ष में फेंका हुआ है इस प्रदेश की जनता ने, तो उसके पीछे के यही कारण है कि वो सुनते नहीं थे। तो उस समय पे ऐसी व्यवस्थाएं होती थी जहाँ पे काम नहीं होते थे, शोर ज्यादा मचता था। लेकिन इस समय मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, पता नहीं यहाँ बैठे साथी कितने पहाड़ में इस समय बैठे हैं या पहाड़ से इन लोगों का बातचीत का दौर है लोगों के साथ वहाँ पे। मैं स्वयं चंपावत में हूँ इस समय जी। और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे लगभग 70 से 72 सड़कें जो लिंक रोड थे वो भी बंद थे, और उनकी व्यवस्था को ठीक करने के लिए लगातार जेसीबी 24 घंटे काम कर रही थी। उसके वीडियो, उसके फोटो तमाम मीडिया चैनल ने दिखाए कि 24 घंटे पे जेसीबी लगकर बंद मार्गों को ठीक करने का काम करिए। अभी हमारे वरिष्ठ साथी वीरेंद्र जी ने कहा कि इसको आपदा का नाम नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दैवीय आपदा का प्रारूप जो होता है वो बहुत ही विकराल होता है, लेकिन अभी जो हम लोग जिन पहाड़ों को, जिन मकानों को, जिन सड़कों को हमने वर्षों से टूटे हुए नहीं देखा, जिन खेतों को हमने कभी ये नहीं देखा कि वो खेतों में कभी जरा सी भी ऊंच नीच आई हो, वो खेत भी आज बह गए हैं, वो खेत भी आज टूट गए हैं। वो सड़कें 50-50 मीटर चलेगी जो 20-20 साल पुरानी सड़कें थी। तो इसलिए जो अभी की वर्तमान बारिश की स्थिति थी इन कच्चे पहाड़ों में, जो उसने जरूरत से ज्यादा नुकसान करना था, उसको अगर हम लोग ये समझ के चले कि कोई जादू की छड़ी होगी, उसे घुमाया जाएगा और वो ठीक हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। रही हमारे साथियों के बाद जो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, देखिए इनको जैसी स्क्रिप्ट मिली होगी इस स्क्रिप्ट के हिसाब से बोलेंगे, इसीलिए आज विपक्ष में बैठे, क्योंकि ये काम करने वाले लोग नहीं। और जब जब इनको मौका मिला, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ मौका मिला, चाहे कांग्रेस के साथ मौका मिला, इन्होंने मलाई खाने का काम करा। इन्होंने जन सरोकार से इनका कोई लेना देना नहीं था। आजकल आप पनीर खा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के नेता पनीर खा रहे हैं क्या? अगर यूकेडी ने मलाई खाई तो आप ये मान रहे हैं इस बात को कि आपके गणेश जोशी जी पनीर खा रहे हैं आज की डेट में घोटाला करके? अच्छा चलिए वापस आते हैं मुद्दे पे। मैं तो आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि अगर यूकेडी ने मलाई खाई है ठीक है, तो गणेश जोशी जी पनीर खा रहे हैं आज की डेट में इस प्रदेश में। आप स्वीकार करिए इस बात को। जब सत्ता में अरे राजेश जी स्वीकार करिए प्रदेश के लिए। अच्छा चलिए वापस आते हैं। अच्छा राजेश को मिल रही है और राजेश जी आपने चंपावत की नहीं हो पा रहा है ठीक है कि वो गणेश जोशी जी को ऊपर जांच की जो आख्या मिली है उसको आगे बढ़ाएं। आपने कटाक्ष किया है सर, तो जवाब भी सुन लीजिए। गणेश जोशी जी पनीर किस किस को बांट रहे हैं? ठीक है ठीक है, मुख्यमंत्री जी को भी कहिए क्या? दीपक रावत जी आराम से। राजेश जी आपने कटाक्ष, गणेश जोशी अपना जो पनीर है किस किस को बांट रहे हैं? ठीक है राजेश बताना पड़ेगा आपको। आय से अधिक स्रोत का जो पनीर मिला है वो दीपक रावत जी और राजेश जी ठीक है, मलाई किसने खाई है बात की बात है सर, हो गया सर। एक जांच एजेंसियों को और दूसरी बात अनुमति नहीं दे रही है ठीक है, उनके ऊपर केस दर्ज करने अभी सड़कों के हालातों पे आ जाते हैं, पार्टियों के नहीं। जनता सुनना चाहती है आपके माध्यम से। पार्टियों के हालातों पर कभी और चर्चा करेंगे सर, अगले 25 साल ठीक है। अरे मलाई यूकेडी ने खाई हम तो मान रहे हैं, ठीक है। आज पनीर कौन खा रहा है सत्ता में? इस बात को स्वीकार करिए। दीपक रावत जी एक मिनट, पार्टी उनसे पूछ रहा हूं, ठीक है, पार्टी के हालातों पर कभी और विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन राजेश जी अगर आपने चंपावत का जिक्र किया सर, मैं लोहा घाट का आज का उदाहरण आपको दे देती हूँ। वहां पर एक पुल टूटा हुआ है, वहां पर स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है और आज एक शिक्षिका वहां से गिरकर चोटिल हो गई जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसडीएम ने उसके बाद उसका संज्ञान लिया है और वहां से रोज की जो है रोज वहां पर से स्वास्थ्य कर्मी जाते हैं, क्योंकि अगर कोई बीमार होता है जच्चा बच्चा को जांचने के लिए वहां से रास्ते नहीं है। अभी भी पहाड़ पे कई ऐसे जगह हैं जहां पर जच्चा बच्चा को ले जाने के लिए कोई बीमार होता है, डंडी कंडी के सहारे बहुत लंबा दूर रास्ता तय करना पड़ता है।
दिव्या जी, जो डंडी कंडी वाली आपने बात कही है, ये उत्तराखंड के अंदर बहुत कम जगहें रह गई हैं। जब मेरा ये मानना है, चमोली के देवाल की फोटो आज के समाचार पत्र में है राजेश जी। दिव्या जी पहले आप, मैं इनके जवाब के बाद जवाब दे दूंगा। आपको पता होना चाहिए, जरा मैं दिखा दूं, अगर आप होते तो मैं दिखा नहीं देता फोटो। सर, सजेशन हमेशा आप ओपन लगता है है। चंबावा से बाहर नहीं देख पा रहे हैं। ये डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है राजेश जी, मैं नहीं छोड़ राजेश के जी, भागूंगा, आपको जाना पड़ेगा। राजेश जी, राजेश जी, ये चाय पी चुके हैं। ठीक है, आप जवाब दे राजेश दीजिए। जी, ठीक है, आप झूठ क्यों बोलते हैं? राजेश जी, ठीक है, एक मिनट, राजेश जी विपक्ष में बैठे हैं, उनका काम है सवाल पूछना, आप बता दीजिए। अगर आप अरे आप ये मत कहिए ना कि पुरानी बात है। बोलते हुए सुने तो मुझे बताइए कैसे सुनेंगे। राजेश जी, आप ये मत कहिए, बहुत पुरानी बात ठीक है है। दीपक रावत जी, अब आज के आपने समाचार बोल दिया ना, पत्र आप आपने सवाल पूछ लिया। छपी हुई है। ठीक है, आपने सवाल चमोली के पूछ देवाल गांव की लिया। है। ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया, अब जवाब भी सुन लेते हैं जो राजेश जी कह रहे हैं कि जवाब देना चाहते हैं। जी, दिव्या जी, अधिकतर जो यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के पहाड़ के दर्द को बयान करते हैं, मैं आपको बता दूं, इनका पहाड़ से कोई सरोकार नहीं। सच्चाई को आपने भी समझना होगा और ये प्रदेश के लोग भी जानते हैं। ये सिर्फ शोर मचाना जानते हैं, क्योंकि इनका हमारे प्रदेश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। सरोकार करने वाले लोग पहाड़ में बैठे हैं, यहाँ पे नहीं बैठे। मैं आज की डिबेट में क्यों नहीं आ पा रहा हूँ? कारण यही है कि मैं किसी गांव में फंसा हुआ हूँ। कारण ये नहीं है, कारण ये है कि रोड है ही नहीं आने के लिए, आपको नीचे उतरने के लिए। रोड तो बह गई। अरे राजेश जी, झूठ क्यों बोल रहे हो? आपके घर से यहाँ आने के लिए रोड बची नहीं है, रोड तो बह गई है। दीपक जी जवाब दे इस रोड पे आने मैं आऊंगी वाली है। सर आपके पास। सब कुछ क्यों नहीं स्वीकारते आप? फिर आप कहेंगे वो बहस कर रहे हैं, जवाब देने स्वीकार दीजिए करिए ना। दीपक आप जी, इसलिए जवाब दर्द देने। ना पा रहे हैं क्योंकि आपके घर से यहाँ आने की जो रोड है वो बह बह चुकी है। स्वीकार करें इस बात को। ठीक है राजेश जी, आपने कटाक्ष मारा, आपने कटाक्ष मारा है तो थोड़ा सा तकलीफ तो होगी, जवाब तो आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, अपना जवाब पूरा करें। ठीक है, आपने बिस्किट नहीं दिया इसलिए दर्द ज्यादा है। बिस्किट भी दीजिए चाय के साथ। सर अरे तो ये बताइए, पनीर कौन खा रहा है? पनीर हम खा रहे हैं भाई साहब। हाँ, इसीलिए तो गणेश जी के ऊपर क्या हो गया आप लोगों को? जांच को अनुमति नहीं दी जा रही है। यही है, आप लोग सीरियस मुद्दों पर तो पनीर मलाई अपने पार्टी की स्थितियां बात करते हैं। ये बेशरमपन है सरकार का। आप एक्चुअल कि इस मुद्दे तरीके पे आ से स्वीकार कर रहे हैं जाइए। इनके ठीक है, प्रवक्ता। अच्छी बात है, स्वीकार तो कर रहे हैं सर। कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। प्रदेश की जल जंगल जमीन से लगता कोई सरोकार अरे नहीं है। देहरादून के दीपक जी। स्टूडियो में बैठ के शोर मचाएंगे। ठीक है। लेकिन इनका यूकेडी का एक भी कार्यकर्ता 13 जिलों की 70 विधानसभा 95 ब्लॉक में मुझे एक जगह की फोटो वीडियो विजुअल दिखा दीजिए जहां इनका यूकेडी का कार्यकर्ता किसी आदमी की मदद के लिए, दवा देने के लिए, तो आप मुख्यमंत्री के अलावा किसी एक कार्यकर्ता की फोटो दिखा दीजिए। देखिए राजेश जी, आप अपनी फोटो दिखा दीजिए। मैं कह रहा हूँ मेरी अगर आप अपनी फोटो दिखा दीजिए। दिव्या जी, आपने एक काम करना होगा, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे। जी। राजेश बिस्का गूगल में टाइप कीजिए अभी। अरे! इन्होंने अच्छी बात कर दी। ठीक है अरे दीपक जी, समाचार पत्रों के दीपक जी, माध्यम से बस- लोगों को ठीक है, पता चलिए, व्यक्तिगत ठीक है, मेरे कटाक्ष हो पास- चुका मेरे सर। अब पास- असल मुद्दे पे आ जाते हैं। असल मुद्दे पे जवाब दीजिए प्लीज, बाकी गैस पे भी जाऊंगी। दिव्या अब जी, आप लोगों के दिव्या बीच जी। का आरोप प्रत्यारोप हो गया। दिव्या जी, ये बात ये बड़ी बेहतर तरीके से जानते हैं कि राजेश बिस जमीन में काम करने वाला व्यक्ति है। अभी आप गूगल फेसबुक में राजेश बिस डाल दीजिए, आपको मेरे द्वारा पिछले 8 दिन में 9 बजे से 9 बजे तक काम किए हुए सारे काम दिखेंगे। ठीक है। कहाँ पानी की पाइपलाइन पहुंचाई, अरे तो आप ही को मुख्यमंत्री बना दें। दीपक जी, प्लीज, ये लोग प्लीज। स्टूडियो में बैठ के सिर्फ शोर मचाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये लोगों की क्रीज गंदी होती है, इन लोगों के सफेद शर्ट में गंदगी लगती है। अगर ये मिट्टी में लोगों की सेवा करने जाएंगे तो ये ठीक है। नहीं निकलेंगे, इनके जूते गंदे हो जाएंगे, वो हम दिखेंगे आपको वहां पर। सर हमें स्टूडियो में भी तो कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए ना, तो अरे इसलिए बिल्कुल ठीक जी, चाहिए, लेकिन बिल्कुल। सच तो बोले आकर। ठीक है, इनसे शास्त्री जी। गीता की कसम खिलवा लिया कीजिए पहले। ठीक कि है। भगवत गीता में आकर के सच्ची कसम खाएंगे, ये सर, झूठ बोलते हैं। ठीक है, मैं आऊंगी। शास्त्री जी, दिव्यदर्शिनी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, भारतीय जनता पार्टी का, मैंने आपसे कहा ना, इन सब लोगों, देखो उत्तराखंड क्रांति दल इस समय राज्य के अंदर न 3 में है और न 13 में है। और इतना ही बहुत है कि वो चैनलों में कम से कम जो है राज्य की बात करते हैं, लेकिन इनके जबकि सरकार में इन्हीं के साथ थे। एक तो ये बहुत ज्यादा होमवर्क करते नहीं है, इनको खाली एक जो है फालतू की लीला इनको बतानी है, रामलीला इनको बतानी है। गड्ढे पर ये जो है बहस हो रही है, गड्ढे की बात उन्होंने की नहीं, ऊपर से उन्होंने कह दिया कि इस प्रदेश के अंदर आपदा है नहीं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि घनसाली में, टिहरी में इतना पूरा गांव का गांव बह गया, क्या उसको तुम आपदा नहीं कहोगे? अभी आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, केदारनाथ में
इनकी गणना तो 150 की थी, लेकिन हम उस समय चूंकि हमारी जो है उस समय यात्रा चल रही थी, तो हमने आंखों से देखा है कि हजारों लोग उसमें जो है दफन हो गए। क्या वो आपदा नहीं है? या ये तो आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं, आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं। और इस प्रदेश के अंदर जब जो है ये पर्वतीय बाहुल्य जो प्रदेश है, आप ये बताएं कि इतनी भारी भरकम बहुमत से जीती हुई सरकार, क्या इनके पास में कोई ऐसा विधायक नहीं है जिसको आपदा मंत्री बना सके? लेकिन मुख्यमंत्री जी को सारी मलाई अपने पास रखनी है, इसलिए जो है आपदा भी वही देखेंगे, जम्मू कश्मीर का चुनाव में प्रचार भी वही करेंगे, हरियाणा के चुनाव में प्रचार भी वही करेंगे। और जो है यहाँ जो गड्ढों की बात जो हो रही है, गड्ढों से उनका लेना देना ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको हर बार मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो छल से कपट से जीत करके आए हुए हैं। वो जो है कोई लोगों के बीच काम करके थोड़ी आए हुए हैं। एक सपनों के सौदागर ने सपने बेचे और उत्तराखंड में आकर के हम पहाड़ के लोग, भोले भाले लोग, गढ़वाली में 2 शब्द कह दिए तो लोगों को लगा कि ये तो जो है ये जो सौदागर सपनों का सौदागर है, इसके कारण ही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इनका जन सरोकारों से लेना देना है नहीं, इसलिए पूरा समय कभी यूपीटी को कोसने में, कभी कांग्रेस को कोसने में। इनसे ये जरूर पूछें कि भाई यूपीटी को कोसने से थोड़ी ये सड़कें भर जाएंगी, कांग्रेस को कोसने से थोड़ी भर जाएंगे। और कांग्रेस ने अगर गलत किया है तो कांग्रेस को लोगों ने विपक्ष में बिठाया है ना, इनको समझाए, कौन समझाए? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है सिर्फ और सिर्फ जुमलों की पार्टी रह गई, सिर्फ और सिर्फ इनके जो है आंकड़ों की पार्टी रह गई। इनको जन सरोकारों से लेना देना एक नहीं है। देखिए आप जो है मुख्यमंत्री जी प्रचार में हैं और इनके तमाम जितने मंत्री हैं सारे के सारे सदस्यता अभियान पे हैं। तो आखिर इन सड़कों को कौन भरेगा? भाई इन सड़कों को हमारे भाई राजेश बिष्ट थोड़ी भरेंगे। आखिर भरे, देखो सरकार के पास में तंत्र है, सरकार के पास में कोई घर से किसी ने थोड़ी भरना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति काम करने की है नहीं, और इनको आदत पड़ी हुई है कि केंद्र में जो है प्रधानमंत्री जो है 70 साल का हिसाब पूछते हैं, लेकिन 10 साल का हिसाब देते नहीं है। जी वही बात है ना, लेकिन कोर्ट तो आपकी विफलताएं की जाती है, कांग्रेस ने उत्तराखंड में नहीं, उत्तराखंड में विफलताओं का अंबार दे रखा है बीजेपी को। हम आपसे कह रहे हैं ना, हम आपसे कह रहे हैं विफलता क्या है। हम आपसे कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया तो कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन जिनको पक्ष में बिठा रखा है वो बताए ना कि 7 साल के अंदर उन्होंने क्या किया इस प्रदेश के लिए। ठीक है, आप बताए ना। ठीक है, आप एक उपलब्धि आप उनकी बता दें कि ये उपलब्धि इनकी है। देखो बेरोजगारी की लंबी लाइन लगी हुई है, भ्रष्टाचार जो है मुख्यमंत्री के नाक के नीचे होता है। अब भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? जिनके आय से अधिक संपत्ति में जिनके मंत्री फंसे हुए हैं, आप बताएं ना कब उनपे जो है वो वो उनपे कार्रवाई होगी? ठीक है, तो जो सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो और वो फिर नैतिकता की बातें करती है, तो नैतिकता का मुझे लगता है कोई मतलब रह नहीं जाता, और ये तो बेशर्मी है। ठीक है दीपक रावत जी, जिस तरीके से कांग्रेस की विफलताएं गिनाई जाती है, उसी तरह जिस तरह से कोट किया गया, जल जंगल जमीन की बात करने वाली पार्टी कभी सत्ता में भी रही, मलाई खाई, ये तमाम अपने विषय हैं, लेकिन जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो उसमें यूकेडी का पक्ष क्या है? देखिए, अगर आज की डेट में सबसे बड़ा धोखा कोई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आज की डेट में जब जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, और इस प्रदेश के साथ सबसे बड़ा धोखा अगर खंजर घोंपने का काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि मूल निवास और सख्त भू कानून भारतीय जनता पार्टी देगी, ये मुख्यमंत्री के स्वयं के शब्द हैं। और अगले महीने नवंबर में यूसीसी लागू होने वाला है, और यूसीसी में स्थायी निवासी की परिभाषा अगर साबित होती है, जो अभी उसके अंदर जो मापदंड रखे हुए हैं, तो मूल निवासी तो गया इस प्रदेश से। आप भूल जाइए कि मूल निवासी नाम की कोई चीज इस प्रदेश में रहेगी। तो आप देखिए दोहरा चरित्र देखिए ना इनका, एक ही व्यक्ति 2 अलग अलग चरित्रों को कैसे बयान कर रहा है। मुख्यमंत्री जी एक तरफ तो पहाड़ी लोगों को ये बोल रहे हैं कि मूल निवास भारतीय जनता पार्टी देगी, सख्त भू कानून भारतीय जनता पार्टी देगी, और दूसरी तरफ यूसीसी लागू करके, जिसको किस प्रदेश की जनता ने कभी मांगा ही नहीं, उसमें स्थायी निवास की परिभाषा स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति यदि 1 साल यहाँ पर हो जाता है दिव्या दर्शनी जी, तो वो यहाँ का नागरिक होगा। अब आप मुझे बताइए
फिर एक और शब्द गढ़ा हुआ इन्होंने, बाहरी। तो मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि ये बाहरी और भीतरी की परिभाषा कहां से आई है भाई? ठीक है, वो कौन तो है वो बाहरी लोग बाद में जिनके discuss बारे में करेंगे, सर। मुख्यमंत्री जी कहते हैं? ठीक है, अभी ये सड़कों धोखा का जिक्र कौन दे रहा है? करें। ये धोखा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं, जो पहाड़ियों को बरगला रहे हैं। स्पष्ट करिए ना कि आप किन भाइयों की बात कर रहे हैं और किन की मूल निवास किसके लिए रखने के लिए बात कर रहे हैं। अगर यूसीसी लागू होता है 9 नवंबर 2000 को, तो यह स्पष्ट हो जाएगा, अगर उससे पहले मूल निवास इस प्रदेश को नहीं मिला तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री ने मंच से झूठ बोला और बरगलाया जनता को। अच्छा दीपक रावत जी, ठीक है, आपने कहा बरगलाने का काम हो रहा है। अगर जनता को बरगलाया जा रहा है तो क्या वजह है कि जनता बीजेपी के अलावा और किसी पे विश्वास नहीं कर पा रही है? तमाम चुनाव हमने देखिए तो बीजेपी के पक्ष में है, जिनसे कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ हो या यूकेडी की तरफ हो या अन्य दल की तरफ। दिव्यदर्शनी जी, चुनाव जीतने में जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दों का कोई लिंक नहीं होता, बहुत कम लिंक होता है। अब आप बताइए, जब से हम आजाद हुए हैं और आज तक बेरोजगारी है कि नहीं है? महंगाई विषय है कि नहीं है? पर क्या कभी महंगाई और बेरोजगारी के विषय में सरकारें बनी है? सरकारें बनने और ना बनने के कारण कुछ और होते हैं, लेकिन ये विषय आज भी है ना, यही विषय है कि देखिए पलायन का विषय इस प्रदेश के बनने से पहले भी था। 24 वर्ष हो चुके हैं, 3 बार शासन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, 2 बार शासन कर चुकी है कांग्रेस, लेकिन पलायन का विषय तो आज भी है ना। लेकिन पलायन के विषय को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारी आंतरिक विषय है, हम उसके लिए नीतियां बना सकते हैं, लेकिन विषय तो आज भी है। तो क्या पलायन के विषय में वोट डाले जा रहे हैं? लेकिन आपको याद होगा कांग्रेस की केंद्र से सरकार तो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर ही गई थी ना, जब सिलेंडर लेकर जो है बीजेपी वाले सड़कों पर आए थे, चूड़ियां भेजी गई थी प्रधानमंत्री को, सत्ता से बेदखल हो गए थे। तो क्या वो मुद्दे नहीं थे? क्या वो हावी नहीं हुए थे? देखिए, जो मुद्दे जिस समय जनता को समझ में आते हैं, जनता उसको लेके वोट करती है। अभी जिन मुद्दों का मैं बात कर रहा हूं, इस मुद्दों को उत्तराखंड क्रांति दल इस प्रदेश के बनने से पहले से बोल रहा है और आज भी बोल रहा है। इसके प्रभाव, जब दुष्प्रभाव समझ, यूसीसी का दुष्प्रभाव सबसे ज्यादा अगर किसी को होगा तो यहाँ के मूल निवासी को होगा, जो हजारों साल से इस प्रदेश में रह रहे हैं, उसकी संस्कृति को होगा, उसके जो उसका समाज है उसको होगा। तो इसके दुष्परिणाम जब लोगों को समझ में आएंगे तब शायद उनको यूकेडी की बात समझ में आएगी। अभी नहीं समझ में आ रही है। उसी का कारण है कि जो भी इलेक्शन होता है उसमें उन मुद्दों पे वो वोट नहीं डालते हैं जिन मुद्दों को यूकेडी लगातार लड़ती रही है, जिनको बात करती रही है। बिल्कुल। वीरेंद्र शर्मा जी, हमने चुनाव में देखा, इससे पहले जो चुनाव संपन्न हुए, रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे कई गांवों में लगे, वोट बहिष्कार भी किया गया। इस वक्त उत्तराखंड में शायद पहली बार ऐसा होगा, सबसे ज्यादा गांवों ने यहाँ पर बहिष्कार वोट का सिर्फ रोड को लेकर किया, और फिर मुद्दा वही है कि रोड के बदहाल हाल। तो उसको लेकर क्या कहेंगे जो तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर बोल रहे हैं? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, दीपक रावत जी की बात सुन रहा था मैं, ये कह रहे थे कि हमारे देश में, प्रदेश में चुनाव जब होते हैं, चुनाव जो जीते जाते हैं वो असल मुद्दों पे नहीं जीते जाते हैं, जो जनता के मुद्दे होते हैं। बात सही है, परंतु उसके पीछे कमियां भी विपक्ष की ही रहती है, जो भी उस वक्त विपक्ष में रहता है, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है। कांग्रेस को भी मैं पिछले 2 साल से डिबेट में सुन रहा हूँ, हमेशा कांग्रेस और यूकेडी यहाँ उत्तराखंड में अपने मुद्दे लाते हैं जनता के समक्ष, लेकिन उसको वो ज़्यादा लंबे समय तक ज्वलित नहीं रख पाते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए बीजेपी, आपने कहा कि बीजेपी बार बार जीत रही है, कारण उसका वही है कि बीजेपी जो है लोगों के बीच में उनका जो परसेप्शन बना हुआ है, चाहे वो मोदी फैक्टर है, चाहे आपके प्रदेश के धामी फैक्टर है, चाहे कुछ और फैक्टर है, बीजेपी के कुछ काम हैं, जो कुछ भी है, जो उनकी कार्य प्रणाली है या उनकी जो कार्यशैली है, उसके आधार पे लोग जो वोट कर रहे हैं। परंतु अगर विपक्ष को सत्ता छीननी है या सत्ता के, देखिए हो तो सब कुछ खेल सत्ता के लिए होता है। कोई भी आज कह दे मैं तो हमारी पार्टी तो जी आएगी तो हम तो काया पलट कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। कांग्रेस को भी मौका मिला हुआ है, ये अनेकों बार मौका मिला हुआ है, तो उस वक्त क्यों नहीं आपने काया पलट की? फिर आज ये सब डिबेट का क्या लॉजिक बनता है फिर? लेकिन परंतु अगर सत्ता को छीनना है, जनता को जगाना है, कुछ मुद्दे सॉल्व करने हैं, तो मुद्दों को पकड़ कर रखना पड़ेगा और ज्वलित करके रखना। आप कभी अंकिता भंडारी केस उठाते हैं, कभी आप यूसीसी पे दो बातें करते हैं, कभी आप बेरोजगारी को लेके सड़क में बात करते हैं, कभी आप पलायन को लेके बात करते हैं, कभी आप मूल निवास को लेके बात करते हैं। तो आप संगठित होइए ना, आप मुद्दों को ज्वलित रखिए ना और संगठित होकर रखिए, तो अब जनता तभी तो समझेगी।
समझाना तो आपको पड़ेगा ना। सरकार तो अपना काम करेगी और अपने काम के हिसाब से आगे बढ़ेगी और अपने किए हुए कार्यों का प्रचार प्रसार करेगी, वो उनका काम है। ठीक है, लेकिन डिफेंस भी करेगी वो। लेकिन ये जो गड्ढे हैं उनको कौन भरेगा? हाँ, गड्ढे, मैंने आपको कहा ना, आज का डिबेट हमारा गड्ढों पर है। और मैंने इस बात का जवाब इसलिए दिया क्योंकि दीपक रावत जी की मैं बात सुन रहा था कि चुनाव में ये सी चीजें होती है, सच बात ये है। परंतु गड्ढे वाली बात है, देखो डिबेट आज हमारी गड्ढे पे है, तो गड्ढे के लिए मैंने कहा ना, जो इस वक्त सत्ता दल है, जो सरकार में है, ये सारी जिम्मेदारियां उनकी है। विपक्ष की सिर्फ आवाज उठाना जिम्मेदारी है और सरकार को जगाना जिम्मेदारी है, जनता को जगाना जिम्मेदारी नहीं है। जनता जाग के क्या करेगी? गड्ढे तो सरकार ने भरने हैं, सरकार का मैकेनिज्म भरेगा, सरकार का डिपार्टमेंट भरेगा, सरकार पैसा खर्च करेगी, तब जाके गड्ढा मुक्त सड़कें बनेगी। तो सरकार को जगाना विपक्ष का काम है और अगर सरकार उसके बाद भी नहीं जागती है तो उसको नुकसान भी झेलना पड़ेगा आगे जाके चुनाव में। बिल्कुल। राजेश बिष्ट जी, यहाँ पर हमने देखा इस वाली बरसात में ऑल वेदर रोड भी नहीं बची। यहाँ पर टनकपुर चंपावत जो नेशनल हाईवे है उसका जो ऑल वेदर रोड वाला हिस्सा है वो पूरी तरीके से बह गया था, वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ था। तो क्या ये कह लिया जाए कि वहाँ पर अच्छी तरह सर्वे नहीं हो रहा है क्योंकि हालात ऐसी रहेंगे, पहाड़ की परिस्थितियाँ वही हैं, वैसी ही मिट्टी है, वैसे ही सब कुछ, अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो वैसे ही हालात बनेंगे, लेकिन क्या हम अपने काम को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते? कम से कम एक रोड कम से कम 5 साल चल जाए, 6 साल चल जाए, हर बरसात में रोड का वही हाल। दिव्या जी, मैं इस बात पे आपको ये कहना चाहूंगा कि आपकी डिबेट को लगभग 40 मिनट हो गए और 40 मिनट में जो डिबेट की शुरुआत थी वो मेरे से सवाल गड्ढों के ऊपर थी और सरकार की कार्यशैली पर थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि देखिए जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है, इसमें किसी भी तरह की सड़कों के पुनर्निर्माण में जो बार बार समय लग रहा है और सरकार से जब ये कहा जाता है कि ये 1 किलोमीटर की सड़क टूट गई है, 10 किलोमीटर की सड़क टूट गई है, इसको आप ठीक कीजिए, तो सरकार को उस समय लोगों को त्वरित कार्रवाई के लिए जो चीज समझ आती है जिससे आना जाना लोगों का बाधित ना हो। कई गाँव में बड़े बुजुर्ग हैं, बीमार लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कई तरह का उनकी व्यवस्थाओं के लिए सरकार को जो काम करना पड़ता है उसमें जो उस समय समझ आता है तो सरकार पहली प्रायोरिटी देते है कि लोगों को संचार से जोड़े, लोगों को सड़क मार्ग से जोड़े, लोगों को राशनिंग से जोड़े। लेकिन यहाँ पे लोगों की जो सोच है, जिस डिबेट को ये दूसरी ओर ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री यहाँ आके पहाड़ी में बात करते हैं, ये इनकी डिबेट का मुख्य हिस्सा है। इनको ये तकलीफ है कि इस प्रदेश का लोकप्रिय मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में जाके प्रचार प्रसार कर रहा है। इनकी डिबेट का मकसद ये है, ये कहीं पर भी सड़क की बात नहीं कर रहे हैं, ये कहीं पे भी लोगों की पीड़ा की बात नहीं कर रहे। लेकिन राजेश, अगर आप कांग्रेस का कार्यकाल याद दिलाएंगे तो वो और करेंगे क्या? क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है, हमें पीड़ा है उसकी। अगर वो चीज याद दिलानी होती तो हम भी पक्ष में होते। पीड़ा है ना, उत्तराखंड के लोगों ने उत्तराखंड के लिए चुना है। 3 बारी से लोकसभा में ये पीछे, इसके कारण क्या है? ये तो इन लोगों को खोजने की जरूरत है। अभी आपने लोहागढ़ चंपावत की बात करी, आपकी टीवी के विजुअल्स और आपके जो वहां पे जो जर्नलिस्ट हैं लक्ष्मण बिष्ट जी, मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने आपको कल के विजुअल दिखाए होंगे जिसमें वहां के डीएम नवनीत पांडे जी घर घर जाके लोगों के चेक का वितरण कर रहे हैं, 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। क्या इस चीज की एप्रिसिएशन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, आईएएस को नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसको डायरेक्शन के बगैर वो घर घर जाके चेक बांटने का? सर उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है राजेश जी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छी बात है कि आप लोग राहत पहुंचा रहे हैं और पहुंचानी भी चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल सर दूसरा है, मेरा सवाल ये है कि जब हर महीने फंड आता है मेंटेनेंस के नाम पर, तो क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि विभाग इतना दुरुस्त काम करे कि आपको बार बार मेंटेन करने की जरूरत ही ना पड़े, कि हर बारिश में वही गड्ढों वाला हाल हो, कि कम से कम 1 साल 2 साल तो चल जाए? मैं आपको बता देता हूं, हमारे उत्तराखंड के हाई कोर्ट में इतनी तमाम पीआईएल्स लगती हैं, इतने तमाम आरटीआई के जवाब मांगे जाते हैं, उन पे कभी न किसी विपक्षी ने न किसी समाजसेवी ने गुणवत्ता पे सड़कों के सवाल उठाए। मैंने आपसे क्या कहा कि जो प्रदेश के अंदर बेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है हमारे लोगों की व्यवस्था को ठीक करने से, ये हमेशा से कोई भी चुनी हुई सरकार आएगी। अगर एक सड़क 2 बारी 4 बारी टूट रही है और आपका कहने के हिसाब से वो बरसात में टूट रही है, परमानेंट नहीं हो रही है, ये इस प्रदेश के अंदर नहीं हर पर्वतीय क्षेत्र का ये हाल है। हम आज की स्थिति में अपने 9 पर्वतीय राज्यों की बात करते हैं, क्या जम्मू कश्मीर में सड़कें नहीं टूट रही है?
क्या हिमाचल में सड़कें नहीं टूट रही है? क्या आसाम में सड़कें नहीं टूट रही है? नागालैंड में नहीं टूट रही है? सिक्किम में नहीं टूट रही है? हम कहाँ की बात करेंगे? फिर बात आएगी कि आप अपने प्रदेश की कीजिए। जब हम प्रदेश की बात करें तो पर्वत हर जगह पे है, और हर पर्वत में दिल्ली जैसी राष्ट्रीय राजधानी, इनके सहयोगी दलों की वहां पे 3 बार से सरकार है, आधी दिल्ली डूब गई है, गाड़ियां नीचे बह गई हैं, लोग घरों के अंदर बिजली नहीं है, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां करा दी है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। आप समझिए ना, राष्ट्रीय राजधानी में जब इतनी व्यवस्था नहीं है तो राजेश जी, हम इस लेवल इन लेवल्स पे तो कंपैरिजन कम से कम सरकारों का हम नहीं करेंगे ना, कि वहां पर ये हालात हैं। मतलब नहीं समझे, मैं कंपैरिजन का लेवल बता रहा हूँ। भारत का हिस्सा है, राष्ट्रीय राजधानी है, इस देश का दिल है, जहाँ पे 3 बार इनके सहयोगी दलों की सरकारें हैं, वहां पे हम क्यों सवाल न करें? आज तक जब पहले बसें वहां पे डूबा करती थी, इनके सहयोगी दल वहां सड़कों में लेट जाते थे, अनशन करते थे। आज कहाँ है वो नेता जब अपने आप अपनी समय पे आधी सड़कें बसें वहां पे डूब रही है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि उसकी व्यवस्था में किसी तरह की दखल आए, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में इस चीज को परफेक्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। अगर इन लोगों ने अपने समय पे काम ठीक किया होता तो हम उस काम को बढ़ाने का काम करते, लेकिन इन्होंने अपने समय में भ्रष्टाचार किया, अपने लोगों को घोटालों के तहत ठेके दिए, अपने लोगों को ही ठेके बांटने का काम किया, खनन माफियाओं का साथ दिया, शराब माफियाओं का साथ दिया, इस प्रदेश के अंदर इतने घोटाले करे। यही कारण है कि हमारे को उस व्यवस्था को ठीक करने में समय लग रहा है, और जैसे समय लग रहा है ये चीजें ठीक होंगी, बेहतर होंगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बिल्कुल। शास्त्री जी, फिर आपका कार्यकाल आप लोगों ने एग्जाम्पल ही गलत सेट करके रखा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आप लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इतनी लंबे समय के लिए बीजेपी आ जाएगी। तो आपने एग्जाम्पल तो कम से कम सही सेट करना चाहिए था कि आप अच्छा काम करते तो शायद वो भी आप कुछ उनसे एक्सपेक्ट कर पाते। दिव्य दर्शनी जी, आजादी के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर राज कर रही है तो भी 11 साल हुए हैं, और लगभग 60 वर्ष का जो समय है वो कांग्रेस के राज का है। और इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने ये पूछ करके 70 साल का हिसाब पूछ करके जितना हिसाब हमने दिया सबको बेचने का काम किया। दुनिया पूरे भारत के लोग जानते हैं, सब बेचने का काम इन्होंने किया। और अभी बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, और कम से कम इस प्रदेश के लिए उत्साहित होने की जरूरत नहीं है कि जब से उत्तराखंड राज्य बना तब से जो है, जब सरकार चलती हुई सरकार से 2 सीटें तो बद्रीनाथ और मंगलोर के अभी आपके सामने ही हम जीत के आए हैं, और तीसरी सीट जो है केदारनाथ में भी हम तैयारी पे हैं। तो इसलिए इनको बहुत ये खुश होने की आवश्यकता नहीं है, अभी 11 ही साल हुए हैं। तो शास्त्री जी, कांग्रेस ने 60 वर्ष में जो कांग्रेस की स्थिति हुई, इनकी 10, 11, 15 साल में ही वो स्थिति होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए यह है कि कांग्रेस इस देश के अंदर ये जो बड़ी बड़ी बातें जिन संस्थानों में बैठ करके करते हैं वो कांग्रेस के बनाए हुए हैं। जहां इनके बच्चे, धनाढ्य लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं जिन संस्थानों में, वो कांग्रेस ने बना रखे हैं। जहां ये बड़ी बड़ी जो भ्रष्टाचार और ये जो व्यभिचार और ये सब इनके यहाँ होता है, इसलिए ये भ्रष्टाचार पे, शराब पे बात करते हैं, गड्ढों पे बात नहीं करेंगे। इस प्रदेश के अंदर राजेश जी ये बताएं कि मुख्यमंत्री राजेश जी ये बताएं कि ये गड्ढे कितने दिन में भर जाएंगे? आप सरकार में हैं, ये बताएं कि उत्तराखंड में गड्ढे कितने दिन में भर जाएंगे? वो तो कह रहे हैं ना, हमारे प्रदेश के सबसे बड़े नेता है हरीश रावत जी। हरीश रावत जी जन समस्याओं को उठाते हैं, और उन्होंने कहा भाई लोग जो है, हम जो गड्ढों की फोटो खींच करके भेजेंगे, और गड्ढों की फोटो खींच के भेजेंगे तो निश्चित रूप में जो है, अभी मुख्यमंत्री जी का पीछे बयान था कि हम इसको बिल्कुल बहुत जल्द त्वरित कार्रवाई करके हम इसको करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ कार्रवाई हुई है आप बताएं ना। तो वो आप ये बताएं ना। आप पहाड़ों की बात कर रहे हैं, मैं तो डोईवाला विधानसभा में आपको दिखा दूंगा जहाँ जाने की जगह नहीं है। ठीक है शास्त्री जी, लेकिन जो आरोप लगे हैं वो कह रहे हैं आपकी गलतियों के गड्ढे भरने में समय लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी भर जाएंगे, जल्दी भर जाएंगे। लेकिन जो आप पे आरोप लगा, आपने टेंडरिंग गलत तरीके से की, आप लोगों ने उस समय जो है गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने कमीशन खोरी की और ध्यान नहीं दिया, आपने सही तरीके से पूरा सारे काम ये खुद करते हैं। ये कमीशन का काम भारतीय जनता पार्टी का, और जितने भी भ्रष्टाचार के काम हैं ये सब उसमें पीएचडी होल्डर हैं, और ये बातों के शेर हैं, बाकी अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। पूरी जनता अब आपको, पहले देश की जनता भी आपको पहचान रही है, और उत्तराखंड की जनता भी आपको पहचान रही है, और आप चिंता ना करें,
शुरुआत आपकी विदाई का शुरुआत अभी हो चुका है और 2027 तक आपके उत्तराखंड से आपका बोरिया बिस्तरा हम बंधवा देंगे और 29 में पूरे देश के अंदर आपका बोरिया बिस्तरा बंधेगा। आप चिंता ना करें उसके लिए, आप ये मत सोचें। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि फिलहाल जब तक के लिए आपको जो है, आपको सरकार आपकी चुनी हुई है, आप लोगों को ये जरूर बताएं कि ये सड़कें हम आज जो है 200 सड़कें तो सरकार कह रही है कि 200 सड़कें बंद हैं, और जबकि हकीकत में यह है कि अगर छोटी बड़ी सारी सड़कें अगर जो देखी जाए तो राज्य के अंदर लगभग 400 के आसपास सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। आखिर उनको खोलने का काम क्या कौन करेगा, खोलेगा कौन, खुलवाएगा? सरकार खुलवाएगी। और आप कह रहे थे कि राज्य के मुख्यमंत्री बाहर खूब जाए, बाहर ही रहे, वहीं प्लॉट लेकर के वहीं रहने लें, लेकिन आपदा जैसे मंत्रालय को किसी विधायक मंत्री को दे दे, अपने कम से कम जिस कार्य के लिए सरकार को भारी बहुमत राज्य की जनता ने दिया, वो काम, लोगों के काम, जनता के काम जरूर करें, हमारी मांग ये है। मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी। वीरेंद्र शर्मा जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट आपसे लूंगी। देखिए दिव्य जी, ये सड़कों का कार्य है, जो सड़कों का विषय है, ये बहुत सीरियस विषय है। लोगों की इसमें आकस्मिक मौत भी हो जाती है गड्ढों के कारण। तो सरकार को इस विषय की ओर ध्यान देना चाहिए और सड़कों की मरम्मत को जल्द से जल्द, बरसात ख़त्म होने के तुरंत बाद सभी सड़कों को ठीक करना चाहिए और ठीक ढंग से यातायात सुचारू रूप से चले, और यही हम आग्रह करेंगे और यही हमारा वो रहेगा। दीपक रावत जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। दिव्या जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सच को स्वीकारेंगे नहीं, जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करेंगे, विपक्ष में डालेंगे, क्योंकि विपक्ष ने ऐसा नहीं किया था तो हम कैसे करें। आप देखिए कि आप समाचार पत्रों की सुर्खियां अगर पूर्व 3 मुख्यमंत्रियों के आवास की सड़कों का ना होता तो वो सड़कें नहीं बनी होती। जब यहाँ के राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने इस खबर को छापा कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है इस प्रदेश के, उनके घर तक जाने की सड़कें बदहाल हैं, तो उसके बाद वहां पर पैचवर्क किया गया और बनाया गया। कहने का मतलब यह है कि जब कोई समस्या कहीं पर बताई जाएगी समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, तो वहां का कार्य कर लिया जाएगा। और जो खबरें सुर्खियां नहीं बनेंगी वो सालों साल तक सड़कें नहीं बनेंगी, जिसके बारे में हम मुझसे पहले बोल चुकी हैं। बिल्कुल। शास्त्री जी। दिव्या जी, देखिए आप जिम्मेदारियां देखो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी एक समस्या है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का काम करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने जो है कमीशन, अरे आप जो है 7 वर्षों में इस प्रदेश को आपने लूटने का काम किया, आपने इन नदी नालों को जो है लूटने का काम किया, प्रदेश के घर घर गली गली में आपने शराब की दुकान खोलने का काम किया, और जन समस्या आपने देखा, परीक्षाएं जितनी, अब पहली बार हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी कुछ समूहों के जो अभी जो कुछ भर्तियां हैं उनमें भी वो जो है अपने हाथ से उनको इकट्ठा करके उनको जो है नियुक्ति पत्र देने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सारे काम ऐसे वैधानिक काम करती है, इनका संविधान से लेना देना है नहीं। हाँ, ये बातें बहुत अच्छे करते हैं, भाषण बहुत अच्छे देते हैं और सब झूठ बोलते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी सुधर जाओ, अभी जा बहुत बिगड़ा नहीं है, और नहीं तो आने वाला समय आपका बोरिया बिस्तर राज्य के और देश के और प्रदेश के लोग बांधने को तैयार हो रखे हैं। आप चिंता न करें। बिल्कुल। राजेश बिज जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी, कब तक ये हालात सुधरेंगे? दिव्या जी, 2-3 तरह की बात आई फाइनल कमेंट्स में, इसलिए मेरे को उस बात का जवाब देना होगा। शुरू में बात आई शराब की, तो मैं बता देता हूँ, डेनिस और नोटिफाइड बॉय इस प्रदेश में किस मुख्यमंत्री के द्वारा अपने ठेकों को बनाकर डिस्टिलरी इस प्रदेश में लाई गई, ये पूरा प्रदेश जानता है, इसलिए इनको नोटी बॉय के साथ बाहर नोटी कर दिया। दूसरी बात मैं बता दूं बड़े भाई कपरूवाण जी को, मैं इनके पड़ोस में ही रहता हूँ, सैनिक कॉलोनी में, यहाँ घर है मेरा, अगर ये वहीं रहते हैं जहां तक मेरी जानकारी है। दूसरी बात मैं बता देता हूँ कि इन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी। 2 तरह की बातें डिबेट में नहीं हो सकती हैं। एक बात ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं करा, हम इनकी बात को थोड़ी देर के लिए मान ले, तो हम ये मानते हैं प्रदेश के अंदर सारी सड़कें इनकी बनाई हुई हैं, तो वो आज जो टूट रही है वो भ्रष्टाचार की भेंट इनके कर्मों की वजह से टूट रही है। अच्छा, हमने आने वाले भविष्य में बोरिया बांधना है, बिस्तरा बांधना है, वो हम आपने बनवाई नहीं, टूटेंगे। ऐसा ना हो कि इनकी पूरी टीम को इटली जाना पड़ जाए, तो उस बारे में तैयारी अभी तक कर ले। इटली के लिए सामान कम भेजते हैं लोग यहाँ से, फ्लाइट में कम है वेट उसका। दूसरी बात सड़कों की बात, मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता दिया कि इस प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनहित के लिए जो भी काम बेहतर होंगे, चाहे वो तत्काल त्वरित कार्रवाई में हो या 2 दिन 4 दिन में हो, वो कार्रवाई जिम्मेदारी के साथ होगी, वो काम छुपाया नहीं जाएगा।
उन ठीक है। आंकड़ों को जो कांग्रेस के टाइम पे छुपाया जाता था, कहा जाता था अधिकारियों को कि आप ये आंकड़े पूरे मत दो, कोई मर जाता था तो उसके आंकड़े आपदा में नहीं बताए जाते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के समय में ऐसा नहीं होता है। जी। इस प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रदेश का मुख्यमंत्री, सभी विधायकगण जी। है। ये बहुत ज्यादा जोश में ना है, इनको केदारनाथ में कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा ना हो कि उपचुनाव जो चंपावत में जमानत जब्त हो जाए। ठीक यही है। मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर सरफेस हो रही हैं फोटोग्राफ्स। सोशल मीडिया का दौर है, जाहिर सी बात है, जहां पर जो कैमरा नहीं पहुंचता वहां भी आम जनता अपने कैमरे से वो तस्वीरें लेकर सोशल मीडिया पर वायरल करती है, और वही तस्वीरें अब विपक्ष ने अपने हाथों में ले ली है और अब ये प्लान किया है कि उसी तस्वीरों के माध्यम से सरकार को जगाया जाए। लेकिन वाकई ये संवेदनशील मुद्दा है। बरसात के बाद जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, लोग अपने अंदाज में विरोध कर रहे हैं। समय है सरकार इस पर ध्यान दे और जो अधिकारी हैं, जो जवाबदेह लोग हैं, वो इस पर कार्रवाई करें और जनता को इन समस्याओं से निदान मिले। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का।